पिस्तौल खुफिया पुलिस वाले के हाथ में था। पिस्तौल की नाली का रुख मेरी तरफ था। मैं पलंग से उठकर हाथ ऊपर उठाए उसकी तरफ बढ़ा तो वो 2 कदम पीछे हटकर दरवाजे की एक तरफ हो गया। वो यही समझ रहा था कि मैं कोई आम किस्म का पाकिस्तानी जासूस हूँ जो खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो भी हूँ। मुझे उसके करीब से गुजरते हुए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए थे। सिर्फ 2 सेकंडों में मुझे उस हिंदू खुफिया पुलिस वाले का काम तमाम कर देना था। मुझे अगर कोई खतरा था तो सिर्फ इस बात का कि घबराहट में कहीं उसका पिस्तौल न चल जाए, क्योंकि पिस्तौल चल जाने से जो धमाका होगा वो होटल वालों को खबरदार कर सकता था और मैं चाहता था कि किसी को कानो कान खबर ना हो। मैंने जिस राविये से उस पर अटैक करना था वो मैंने सोच लिया था। वो मुझे पिस्तौल की नोक पर नीचे ले जाना चाहता था जहां उसकी बकौल बीकानेर पुलिस की गार्ड मौजूद थी। जैसे ही मैं उसके करीब से गुजरा एक बिजली सी चमकी और दूसरे लम्हे खुफिया पुलिस अफसर का पिस्तौल नीचे फर्श पर गिर चुका था और उसकी गर्दन मेरे दाएं बाजू के आनी शिकंजे में थी। सिर्फ एक झटका ही काफ़ी था। मेरी कमांडो ट्रेनिंग के तीनों उस्तादों ने मुझे इंसानी जिस्म की हड्डियों, खास तौर पर गर्दन की हड्डी के बारे में तफसील से बताया हुआ था। किस तरह दुश्मन की गर्दन को शिकंजे में जकड़कर किस समत को झटका देना है। मैंने बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक झटका दिया था। खुफिया पुलिस का हिंदू सिपाही बड़ा आसान शिकार था। एक झटका उसके लिए बहुत ज्यादा था। जब मैंने उसे फर्श पर गिराकर उसकी गर्दन को टटोला तो उसकी गर्दन की हड्डी 2-3 जगहों से टूट चुकी थी। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि सदरी की जेब से रुमाल निकालकर उसकी गर्दन पर पड़े हुए अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह रगड़कर मिटा दिए। फिर उसकी लाश को इस तरह घसीटकर पलंग के नीचे छुपा दिया कि मेरा हाथ उसके जिस्म के किसी हिस्से को न छुए। पिस्तौल को मैंने रुमाल से पकड़कर खुफिया पुलिस अफसर की लाश के करीब ही पलंग के नीचे रख दिया। पलंग के ऊपर जो चादर पड़ी थी वो पलंग की पट्टी पर नीचे तक लटकी हुई थी और कमरे में कोई दाखिल हो तो उसे लाश नजर नहीं आ सकती थी। अब मुझे इस बात की तस्दीक करनी थी कि ये शख्स अपने साथ पुलिस के सिपाही लाया था या नहीं। मेरा कमरा इस मामूली से होटल की दूसरी मंजिल पर था और उसकी एक खिड़की बाजार में होटल के सामने खुलती थी। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर नीचे देखा। उस खुफिया पुलिस वाले ने मेरे साथ बल्फ चाल चली थी। नीचे पुलिस नहीं थी, वो अकेला ही मुझे गिरफ्तार करने आया था। उसने ठीक सोचा था। पिस्तौल उसके पास था और मैं एक आम किस्म का बकौल उसके पाकिस्तानी जासूस था। वो पिस्तौल दिखाकर आसानी से मुझे आगे लगा सकता था। अगर उसे किसी तरह भी ये पता चल जाता कि मैं एक ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता सरफरोश किस्म का कमांडो हूँ तो वो ये हमाकत कभी न करता और अपने साथ पुलिस की पूरी गार्ड लाता। लेकिन उसका वक्त पूरा हो चुका था। उसके बावजूद मैंने सामने से नीचे उतरने का खतरा मोल न लिया। ये भी मुमकिन था कि पुलिस के सिपाही आसपास छुपे हुए हों। होटल के मुलाजिम लड़के को मैंने कह दिया हुआ था कि मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा और अभी आराम कर रहा हूँ। मैंने पिछली खिड़की खोलकर नीचे देखा। शाम का धुंधला धुंधला अंधेरा हो रहा था। सहराओं में शाम का वक्त देर तक बरकरार रहता है, यानी शाम देर तक छाई रहती है। बाहर जो दरख्त था उसकी 2-4 बड़ी बड़ी शाखें होटल की खिड़की के साथ तो नहीं लगी हुई थी मगर करीब से होकर ऊपर चली गई थी। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान अगर मुझे चीते की होशियारी और घोड़े की तरह मुसलसल दौड़ते भागते रहना सिखाया गया था तो बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ने उतरने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। मैंने कमरे की बत्ती जलती रहने दी। खिड़की पर चढ़कर दरख्त की बड़ी शाख पर छलांग लगा दी। मैं झूलकर दूसरी शाख पर जाकर टिक गया। नीचे निगाह डाली। उस तरफ कोई बाकायदा सड़क नहीं थी। खुली जगह थी। सामने भी एक दरख्त था जहां एक गाय और बकरी बनती थी। मैं बड़े इत्मीनान से नीचे उतरा और एक तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद बीकानेर शहर की एक बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ मामूली सी ट्रैफिक थी। ये पाकिस्तान बनने के 11-12 साल बाद का जमाना था। इस शहर में अभी इतनी आबादी नहीं हुई थी। मुझे इतना अंदाजा था कि कम अज कम 2-3 घंटे तक मेरे कमरे में खुफिया पुलिस वाले की लाश का किसी को पता नहीं चलेगा।
मुझसे एक गलती ज़रूर हुई थी कि मैं होटल के मुलाजिम लड़के से पूछ बैठा था कि जोधपुर जाने वाली गाड़ी बीकानेर के स्टेशन से किस वक्त चलती है। गाड़ी के चलने में अभी 7-8 घंटे बाकी थे। होटल वाले को जैसे ही लाश का पता चला वो फौरन पुलिस को खबर कर देगा। पुलिस ने अपने आदमी की लाश देखी तो फौरन हरकत में आ जाएगी। जब पुलिस को पता चलेगा कि जिस कमरे से लाश मिली है उस कमरे में जो आदमी ठहरा हुआ था वो जोधपुर जाना था, तो पुलिस फौरन स्टेशन पर पहुंच जाएगी। अगरचे पुलिस को मेरी शक्ल का इल्म नहीं था, लेकिन मुमकिन है पुलिस होटल के मुलाजिम लड़के को साथ ले आए जो मेरी शक्ल पहचानता था और जिसको मैंने बताया था कि मैं रात की गाड़ी से जोधपुर जाऊंगा। इस तरह मेरे पकड़े जाने का खतरा था। चुनांचे मैंने एक तरीका सोच लिया। मैं सीधा लारी अड्डे चला गया। जोधपुर से बीकानेर आते हुए दरमियान में नागौर नाम का एक बड़ा शहर आया था। मैंने लारी के अड्डे से मालूम किया कि नागौर को कोई लारी जाती है। पता चला कि रात को कोई लारी नहीं जाती, सुबह जाएगी। मैं इंतज़ार करने की पोजीशन में नहीं था। मेरे लिए इस शहर में रहना शदीद खतरे का बायस बन सकता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वो नाज़ुक घड़ी करीब आती जा रही थी जब बीकानेर पुलिस की सारी फौज ने मेरी तलाश में निकल खड़ा होना था और पूरे शहर लारियों के अड्डे और रेलवे स्टेशन की नाकाबंदी कर लेनी थी। मैं जिस खुफिया पुलिस अफसर को कत्ल करके उसकी लाश होटल के कमरे में पलंग के नीचे छुपा आया था, उसका राज ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे तक ही छुपा रह सकता था। मेरी प्रॉब्लम और मेरा मसला ये था कि मैं सिर्फ एक कमांडो ही नहीं था, मैं एक जासूस भी था। अगर कमांडो होता और पकड़ा जाता तो मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता था और अपनी जान पर खेलकर जेल से या हवालात से या पुलिस की हिरासत से फरार भी हो सकता था। असल मसला ये था कि मेरे सामने एक इंतहाई अहम और तवील मिशन था और उसके लिए ज़रूरी था कि इंडिया की पुलिस के रिकॉर्ड पर मेरा नाम, मेरी शक्ल और मेरी उंगलियों के निशान ना आए। इस तरह मेरा मिशन अपने आगाज ही में तबाह हो सकता था, इसलिए मेरा पुलिस की निगाहों से रोपोश हो जाना बेहद ज़रूरी था। ट्रेन के जरिए जोधपुर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लारी कोई नहीं उस तरफ जाती थी। अब एक ही तरीका रह गया था कि मैं पैदल ही जोधपुर नागौर जाने वाली सड़क पर चल पड़ूं और सुबह होने तक बीकानेर से जितनी दूर निकल सकता हूं निकल जाऊं। लेकिन उसमें भी ये खतरा मौजूद था कि पुलिस मेरी तलाश में नागौर जोधपुर शहरा पर आ सकती थी। मैं लारी अड्डे से निकलकर शहर से थोड़ा बाहर एक मंदिर के पास तालाब के किनारे बैठा था। मंदिर में मूर्ति पूजा हो रही थी और घंटियों की आवाजें आ रही थीं। शहर की जानिब मकानों में रोशनियां झलमिला रही थीं। एक दिन पहले सुबह के वक्त मैंने बीकानेर से जोधपुर को जाती बड़ी सड़क देख ली थी। उस सड़क पर हिंदी में एक तख्ती भी लगी हुई थी। मैंने सोचा कि यहाँ बैठे रहना अपने आप को मजीद खतरे में डालने के बराबर है। बेहतर यही है कि मैं बड़ी सड़क पर जाता हूँ, शायद वहाँ कोई तदबीर बन जाए, क्योंकि अभी लाश का राज खुलने में 1.5 घंटा यकीनन बाकी था। 1.5 घंटे से पहले होटल के लड़के का मेरे कमरे में जाने का इम्कान नहीं था। मैं तालाब के किनारे से उठा और अंदाजे से हाईवे यानी बीकानेर जोधपुर शहरा की तरफ चल पड़ा। एक जगह से मुझे पूछना भी पड़ा, आखिर में बड़ी सड़क पर आ गया। यह सड़क इतनी कुशादा नहीं थी मगर पक्की थी। मासूल चुंगी पर 1-2 ट्रक खड़े थे। एक ट्रक बीकानेर शहर में दाखिल होने वाला था और एक ट्रक का रुख जोधपुर नागौर की तरफ था। मुझे ख्याल आया कि उस ट्रक ड्राइवर से बात करनी चाहिए। अगर मैं ट्रक पर सवार हो जाऊं तो 1-1.5 घंटे में उस खतरनाक शहर से काफी दूर निकल जाऊंगा। ये सोचकर मैं उस ट्रक की तरफ बढ़ा जिसका रुख जोधपुर नागौर की तरफ था। मासूल चुंगी पर एक बड़ा सा बल्ब रोशन था। लकड़ी के खोखे के अंदर एक आदमी बैठा कापी पर कुछ लिख रहा था। एक पगड़ी और दाढ़ी वाला आदमी उसके पास झुककर खड़ा था। ये सिख मालूम होता था। मैं ट्रक के करीब आ गया। ड्राइवर की सीट खाली थी। एक दुबला पतला आदमी ट्रक के करीब ही ईंटों पर बैठा सिगरेट पी रहा था। यह ट्रक का क्लीनर लगता था। मैंने उसके पास जाकर नमस्ते कहा और पूछा कि ये ट्रक किस तरफ जा रहा है। उस आदमी ने मुझे गौर से ऊपर नीचे देखा और पूछा, क्या बात है महाराज, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, राना भाई, मुझे नागौर बड़ा ज़रूरी जाना है।
गाड़ी छूट गई है, अगर ये ट्रक नागौर जा रहा है तो मुझे बिठा लो, मैं पैसे दे दूंगा। मुझे मालूम था कि राजस्थान में राना का लफ्ज बड़ा इज्जत व तकरीम का लफ्ज है। मैंने जानबूझकर क्लीनर को राना भाई कहा था। वो बड़ा खुश हुआ और उठकर मेरे करीब होकर कहने लगा, सरदार जी चुंगी बापू के पास गए हैं, तुम उससे बात कर लो। है तो वो ड्राइवर मगर बड़ा अच्छा आदमी है, तुम्हें बिठा लेगा, हम माल लेकर नागौर ही जा रहे हैं। इतने में से एक ड्राइवर भी चुंगी वाले खोखे से निकलकर आ गया। उसने मुझे क्लीनर के साथ बातें करते देखा तो झूमते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? क्लीनर ने उसे बताया कि महाशय जी को नागौर जाना है। मैंने सिख ड्राइवर की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, सरदार जी नागौर में मेरी माता जी की बीमारी का तार आया है। इस वक्त कोई रेलगाड़ी या लारी भी नहीं जाती, आप मुझे बिठा लें तो बड़ी कृपा होगी, मैं किराया दे दूंगा। सिख ड्राइवर ने थोड़ी पी रखी थी। ड्राइविंग सीट की खिड़की खोलते हुए बोला, किराया विराया रहने दो जी, बैठ जाओ पीछे। फिर उसने क्लीनर से कहा, चल ओए इनको पीछे बिठा दे। ट्रक में बोरियां लदी हुई थीं। बीच में बैठने के लिए काफी जगह थी। क्लीनर ने मुझे बोरियों के दरमियान बिठा दिया और तख्ता लगा दिया। ये तख्ता ट्रक के पीछे आधे दरवाजे तक लगा था और मैं बोरियों के पीछे बैठा सड़क को बखूबी देख सकता था। थोड़ी देर बाद ट्रक चल पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता था। शहर से निकलने के बाद ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली। सड़क रेत के और ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान गुजर रही थी। आसमान पर तारे कहीं कहीं चमकते नजर आ रहे थे। रेत के टीले अंधेरे में डूबे हुए थे। सिर्फ उनकी चोटियां नीलगों सितारों वाले आसमान के पसे मंजर में नजर आ रही थीं। ट्रक के पीछे बैठने से हवा के थपेड़े मुझ पर पड़ रहे थे और उनमें रेत के जरे भी थे। मैंने अपने आप को बोरियों के पीछे छुपा लिया। हवा ठंडी भी हो गई थी। अचानक मुझे चंद्रिका बद्रू या हवाई मखलूक का ख्याल आ गया, जो मुझे अपने किसी पहले जन्म का खामद समझती थी और जो बीकानेर वाले होटल की खिड़की के बाहर भी जाहिर हुई थी। उसके बाद वो मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उस बला से भी पीछा छूटा और बीकानेर की बदरू बीकानेर ही में रह गई। ट्रक सहराई रात में सड़क पर एक खास रफ्तार के साथ दौड़ता जा रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये ट्रक नागौर किस वक्त पहुंचेगा। इतना जरूर मालूम था कि ये काफी लंबा सफर है। एक दो दफा मैंने बोरियों से टेक लगाकर सोने की कोशिश भी की, मगर ट्रक के पीछे से जो हवा के थपेड़े पड़ रहे थे वो सोने नहीं देते थे। रात गहरी होती जा रही थी। कोई 2.5-3 घंटे के बाद किसी कस्बे की रोशनियां आ गईं। ट्रक सड़क के किनारे एक जगह रुक गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जल्दी से नीचे उतरकर कपड़ों पर पड़ी हुई रेत झाड़ने लगा। सिख ड्राइवर भी नीचे उतर रहा था। यहाँ चाय की 2-3 दुकानें थीं, जहाँ फिल्मी गीतों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सिख ड्राइवर ने मेरी तरफ देखकर कहा, आ जाओ महाराज, आ जाओ, चाय पानी चख लें। मैं हिंदुओं की तरह आजिज़ी से मुस्कुराता हुआ हाथ सीने पर बांधे सिख ड्राइवर की तरफ बढ़ा। पीछे रेत मट्टी तो बड़ी पड़ी होगी, खैर कोई बात नहीं बादशाहो, नागौर अब ज्यादा दूर नहीं। हमने चाय की दुकान के बाहर लोहे की कुर्सियों पर बैठकर चाय पी। इस दौरान सिख ड्राइवर ने जेब से छोटी बोतल निकालकर उसमें से 2-3 घूंट भी लगा लिए। उसने मुझसे पूछा कि मैं नागौर में कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। मुझे नागौर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने यूं ही कह दिया, हमारा घर बड़े मंदिर के पीछे गली में है। मैं धर्मवीर हाई स्कूल में टीचर हूँ। सिख ड्राइवर को थोड़ी थोड़ी चढ़ी हुई थी। उसने मेरी बात पर कोई ज्यादा ध्यान न दिया।
होटल वाले का नाम लेकर उसे एक गाली दी और कहा कि सोडा वाटर की बोतल भेजे। कोई पौन घंटा वहां रुकने के बाद ट्रक फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इतना मुझे पता चल गया था कि हम नागौर पाँव फटने से पहले पहुंचेंगे। उस वक्त मुझे जोधपुर जाने वाली कोई न कोई गाड़ी मिल सकती थी। अगर रेलगाड़ी ना मिली तो मैं किसी बस में सवार हो सकता था। मुझे यकीन था कि उस वक्त तक होटल में पुलिस अफसर की लाश मिल गई होगी और बीकानेर की पुलिस ने मेरी तलाश में शहर की नाकाबंदी कर दी होगी। ये भी मुमकिन था कि जोधपुर पुलिस को भी कत्ल की इत्तला कर दी गई हो और उसे मेरा हुलिया बता दिया गया हो। इसका मतलब ये था कि मुझे अब बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। मैं एक खतरे से निकलकर दूसरे खतरे की हदूद में दाखिल होने वाला था। इस हिसाब से मुझे नागौर पहुंचकर हरगिज रेलवे स्टेशन का रुख नहीं करना चाहिए। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं नागौर से भी जोधपुर जाने वाली कोई लारी पकड़ लूं। लारी में चेकिंग का इतना अमकान नहीं था। ये ख्याल सोचते सोचते न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। मैं गहरी नींद सो गया। आंख खुली तो पाँव फट रही थी और ट्रक एक बड़े शहर की रोशनियों वाली सड़क पर से गुजर रहा था। हम नागौर पहुंच गए थे। ट्रक अड्डे में जाकर रुक गया। मैंने उतरकर सिख ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और कुछ पैसे देने चाहे, मगर सिख ड्राइवर ने लेने से इनकार कर दिया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सरदार जी, मैं आपका धन्यवादी हूँ। अभी सुबह नहीं हुई थी, रात का अंधेरा बाकी था। नागौर कोई इतना बड़ा शहर नहीं था। मैंने ट्रकों के अड्डे पर एक मजदूर से जोधपुर के लारी अड्डे का पता मालूम किया और अड्डे पर आ गया। यहाँ एक लारी आकर रुकी थी, उसमें से सवारियां उतर रही थीं। 2-3 लारियां करीब ही खड़ी थी। मालूम हुआ कि जोधपुर जाने वाली लारी आधे घंटे के बाद चलेगी। मैं वहीं एक तरफ होकर बैठ गया। सामने चाय की दुकान थी। मैं वहां आया। रात को कुछ नहीं खाया था। मेरे ऐसे तरबियत याफ्ता कमांडो को भूख लगती जरूर है, मगर भूख तंग कभी नहीं कर सकती। बहरहाल मुझे भी भूख लगी थी। दुकान में बैठकर जो कुछ खा सकता था सैर होकर खाया। चाय पी इतने में जोधपुर जाने वाली लारी तैयार हो गई थी। टिकट लेकर दूसरे राजस्थानी मुसाफिरों के दरमियान आकर बैठ गया। लारी जोधपुर की तरफ रवाना हो गई। ये भी रेतले टीलों मैदानों का सफर था। कहीं कहीं कोई हरा भरा खेत आ जाता था। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी और शगस्ता भी थी। लारी ज्यादा तेज नहीं चल रही थी। दोपहर के वक्त लारी ने जोधपुर पहुंचा दिया। यहाँ मैं बेहद मोहतात हो गया। लारी में सफर के दौरान मैंने एक मुसाफिर से सारी मालूमात हासिल कर ली थी। मेरा प्रोग्राम जोधपुर से मारवाड़ के एक शहर पाली तक बजरिया बस सफर करने का था। उसके बाद मुझे कोई ट्रेन पकड़कर हालात के मुताबिक अहमदाबाद की तरफ कूच कर जाना था। चुनांचे जोधपुर के अड्डे पर उतरने के फौरन बाद मैंने वहीं से पाली जाने वाली लारी का पता किया। 1 घंटे बाद मुझे मारवाड़ के शहर पाली जाने वाली लारी मिल गई, मगर ये 1 घंटे का अरसा मैंने जोधपुर के लारी अड्डे पर इंतहाई परेशानी में गुजारा, क्योंकि यहाँ की पुलिस को मेरे अंदाजे और मेरे ख्याल के मुताबिक ये इत्तला खुद मिल गई थी कि इस हुलिये इस लिबास का नौजवान बीकानेर में पुलिस अफसर को कत्ल करके इस तरफ आ रहा है। मैंने ये सारा वक्त लारी अड्डे में एक बहुत बड़े दरख्त के पीछे छोटी सी चाय की दुकान में बैठकर गुजारा। लारी तैयार हुई तो उसमें उस वक्त सवार हुआ जब वो चलने लगी थी। पाली तक कोई 1.5 घंटे का सफर था। यहाँ पहुंचकर पता चला कि अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी जूना के रेलवे स्टेशन से मिलेगी, जो पाली से पौन घंटे का लारी का सफर था। मैं फौरन वहां से दूसरी लारी में बैठकर जूना आ गया। यह स्टेशन जोधपुर अहमदाबाद में लाइन का स्टेशन था। यहाँ से मुझे अजमेर शरीफ से आने वाली गाड़ी मिल गई, जो सीधी अहमदाबाद जा रही थी। ये काफी लंबा सफर था। शाम हो रही थी जब गाड़ी चली। ये कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं थी, जगह जगह खड़ी होती थी। खुदा खुदा करके मेरा सफर कटा और मैं अगले दिन अहमदाबाद पहुंच गया। प्लेटफार्म पर उतरते ही मैंने करीम भाई को उसके दिए हुए नंबर पर टेलीफोन किया और उसे बताया कि मैं आ गया हूं। उसने कहा, स्टेशन के पीछे जो रेलवे पुल है उसके पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं।
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का काफी रश था। पुलिस के सिपाही भी इधर उधर खड़े अपनी ड्यूटी दे रहे थे, मगर मेरी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। मैं स्टेशन से निकलकर रेलवे पुल की एक तरफ होकर खड़ा हो गया। पुल काफी बड़ा था, गाड़ियां, बैलगाड़ियां, स्कूटर आ जा रहे थे। मेरा हुलिया बिल्कुल हिंदुओं वाला था। माथे पर तलक लगा था, कलाई में मंगलसूत्र बनता था। अहमदाबाद में मुसलमान भी भारी तादाद में रहते थे, मगर मुझे यहाँ जैनी हिंदू बनकर ही रहना था। इतने में दूर से मुझे करीम भाई की पुरानी मोरस कार आती दिखाई दी। करीम भाई ने भी मुझे देख लिया था। गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। करीम भाई ने पीछे बैठने का इशारा किया। मैं पिछली सीट पर बैठ गया और गाड़ी एक तरफ चल पड़ी। करीम भाई ने मुझसे मंगलसूत्र के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मंगलसूत्र मुझे मिल गया है, कोई परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी। मैंने कहा, एक खुफिया पुलिस वाले को कत्ल करना पड़ा है। करीम भाई ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर न किया। गाड़ी शहर की मसरूफ सड़कों पर से निकलकर निस्बतन वीरान इलाके में दाखिल हो गई थी। उसने काफी देर खामोश रहने के बाद मुझसे सवाल किया, लाश पर उंगलियों के निशान तो नहीं छोड़ आए? मैंने कहा, निशान पड़े थे, मैंने रुमाल से अच्छी तरह साफ कर दिए थे। तुम्हें पुलिस ने देखा तो नहीं? मैंने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ उसी खुफिया पुलिस अफसर ने देखा था जिसे मैंने ठिकाने लगा दिया। अच्छा किया। मैंने करीम भाई को हवाई मखलूक चंद्रिका के बारे में यह सोचकर कुछ न बताया कि उससे क्या दिलचस्पी हो सकती है, और फिर उस हवाई मखलूक का हमारे मिशन से कोई ताल्लुक भी नहीं था। करीम भाई मुझे शहर से बाहर वाले अपने पुराने गोदाम नुमा क्वार्टर में छोड़कर वापस चला गया। जाती दफा कह गया कि मैं रात को आऊंगा। ये वक्त मैंने किचन में खाना तैयार करने, कॉफी बनाने और कमरे में खिड़की के पास अकेला बैठकर अपने मिशन के बारे में सोच विचार करते गुजार दिया। रात तो हो गई थी। कमरे में करीम भाई ने मुझे बिजली की बत्ती जलाने से मना कर रखा था। सिर्फ कोने में एक मोमबत्ती रोशन की हुई थी। वो नहीं चाहता था कि दूर से किसी को क्वार्टर में रोशनी नजर आए। आधी रात के वक्त करीम भाई अपनी गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी की डिग्गी में से उसने अटैची केस निकाला और उसे कमरे में ले आया। कहने लगा, तुम्हें ये कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनने होंगे। मैं तुम्हारे लिए 2 नए जोड़े ले आया हूं। ये सफेद खद्दर के कुर्ते पाजामे और बादामी रंग की बास्केट थी। उसने कपड़े अटैची केस से निकालकर चारपाई पर एक तरफ रख दिए और ये कहकर किचन की तरफ चला गया कि मैं कॉफी बनाकर लाता हूं। मैं चारपाई पर दीवार से टेक लगाए बैठा था। थोड़ी देर बाद करीम भाई कॉफी के 2 मग बनाकर ले आया। हम कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। उसने मेरे मंगलसूत्र को गौर से देखा। कहने लगा, अब तुम जैन मत के पक्के विद्वान हो गए हो। ये इस बात की निशानी है कि तुम कट्टर जैनी शास्त्री हो। अब कल से तुम्हें अपने मिशन का आगाज करना है। तुमने अच्छा किया कि अपने बाल नहीं कटवाए। अपने बालों को गर्दन तक जितना लंबा कर सकते हो लंबा कर लो। उससे तुम्हारा हुलिया जैनी प्रोफेसरों वाला हो जाएगा। एक बात याद रखना, तुम गुजराती जबान रवानी से नहीं बोल सकते। तुम्हारा उर्दू बोलने का लहजा भी पंजाबियों वाला है। सबको यही बताना कि तुम पंजाब के किसी शहर में हिंदू ब्राह्मण घराने में पैदा हुए। तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए। तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारी परवरिश की। फिर तुम अमेरिका चले गए। वहां से वापस हिंदुस्तान आए तो जैन धर्म का मुताला किया। इस धर्म ने तुम्हें बेहद मुतासिर किया और तुमने अपनी सारी जिंदगी जैन धर्म के मुताले और प्रचार के लिए वक्फ कर दी।
अब तुम गुजरात काठियावाड़ में रहकर जैन धर्म की खिदमत और प्रचार करना चाहते हो, क्योंकि ये जैन मत के बानी महावीर वर्धना की जन्मभूमि है। बस इस बयान को रट लेना और इसी पर कायम रहना। मैंने उसे बताया कि मैंने भी पहले ही से ये सोच रखा था। मैंने उससे पूछा, क्या रा के डायरेक्टर जीडी पांडे तक रसाई हासिल करने के लिए उसकी बेटी मीनाक्षी का सहारा लेना जरूरी है? करीम भाई ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है, और ये जीडी पांडे तक रसाई हासिल करने का सबसे आसान तरीका भी है, क्योंकि पांडे अपनी इकलौती औलाद मीनाक्षी से बहुत मोहब्बत करता है और मीनाक्षी भी जैन धर्म को जीवन की निजात का वाहिद जरिया समझती है। तुम चाहे कितने दौलतमंद नौजवान बनकर भी उसके पास जाओगे, उसे मुतासिर न कर सकोगे। अहमदाबाद, बंबई वगैरह में मीनाक्षी के कई दौलतमंद रिश्तेदार नौजवान मौजूद हैं। मीनाक्षी के दिलो दिमाग पर कब्जा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरह उसके मजहबी जज्बात पर इतना गहरा असर डालो कि वो तुम्हारी गर्विदा हो जाए। वो बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है और जैन धर्म और ब्राह्मण मत के बारे में बहुत इल्म रखती है। और जैन धर्म की वरदानों और जोगी साधुओं की बड़ी इज्जत करती है। मैं चुप बैठा था। करीम भाई भी खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या तुम मीनाक्षी पर इतना असर डाल सकोगे? तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो, दुश्मन को पलक झपकते में ठिकाने लगा सकते हो। तुम हाई एक्सप्लोजिव के भी माहिर हो, डायनामाइट लगाकर बड़े से बड़े पुल को एक सेकंड में उड़ा सकते हो। लेकिन क्या तुम एक नौजवान खूबसूरत लड़की के दिल को इस तरह से अपनी मुट्ठी में ले सकते हो कि वो तुम्हारी गर्विदा हो जाए? सिर्फ गर्विदा ना हो जाए, बल्कि तुम्हें अपने बाप जीडी पांडे से मिलवाने भी ले जाए। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। हकीकत यह है कि यह काम मुझे भी मुश्किल नजर आ रहा था। मुश्किल इन मायनों में कि मैं मजहबी बहस मुबासे से तो मीनाक्षी पर अपना भरपूर असर डाल सकता था, लेकिन उसे अपना गर्विदा बनाने और उसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमाने वाली बात मुझे मशकूक लग रही थी। उसके लिए किसी करामत की जरूरत थी, कोई शोभदा दिखाने की जरूरत थी, और शोभदा और करामत मेरे पास नहीं थी। करीम भाई कहने लगा, तुम अब सो जाओ, मैं भी इसी मसले पर मजीद गौर करता हूँ, क्योंकि हमें पक्का कदम उठाना होगा। शुरू में ही अगर पांव जम करना पड़ा तो खतरा है कि सारा मिशन कहीं धरे का धरा ना रह जाए। मैंने करीम भाई से सवाल किया, क्या हमें किसी दूसरे तरीके से रा के हेडक्वार्टर की कश्मीर के बारे में हिकमत अमली और कश्मीर में फौजी यूनिटों की नकलो हरकत और पाकिस्तान में रा के एजेंटों की इब्तदाई सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकती? करीम भाई ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, अहमदाबाद में रा का जो खुफिया हेडक्वार्टर है और जिसका डायरेक्टर मीनाक्षी का बाप गोगल दास पांडे है, सारी हिकमत अमली उसी दफ्तर में तय की जाती है। यही महकमा श्रीलंका में तमिल टाइगर्स की मदद करता है और यही महकमा पाकिस्तान में तकरीबकार भेजने की पॉलिसी वज़ा कर चुका है, और वो इब्तदाई ब्लूप्रिंट भी उसी महकमे में जीडी पांडे की निगरानी में तैयार होते हैं। जिन पर अमल करते हुए कश्मीर में मुजाहिदीन आज़ादी की तहरीक के जिहाद को कुचलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे तैयार किए जाते हैं। इसलिए जीडी पांडे के हेडक्वार्टर में घुसकर बैठना और उस शख्स का एतमाद हासिल करना बेहद जरूरी है, और इस अयार और तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट का एतमाद तुम मीनाक्षी के जरिए ही हासिल कर सकते हो। उसके लिए तो तुम्हें शोभदा दिखाना होगा।
کریم بھائی میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم کوئی شعبدہ دکھا سکتے ہو؟ پھر خود ہی اس نے اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ کام کوئی شعبدہ باز ہی کر سکتا ہے، کمانڈو نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک دن مزید غور کر لیتے ہیں، میں کل رات کو پھر آؤں گا، تم بھی کچھ سوچ رکھو۔ میں بھی کچھ سوچوں گا، ہو سکتا ہے کوئی کارگر تدبیر ہمارے دماغوں میں آ جائے۔ کریم بھائی چلا گیا۔ اس شخص کی باتیں حقیقت پسندانہ تھیں۔ را کے کشمیر افیئرز والے ہیڈ کوارٹر کے چیف جی ڈی پانڈے تک پہنچنے کا راستہ اس کی اکلوتی اولاد مینا کشی کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات تھی۔ پھر مجھے ایک طویل اور دشوار گزار راستے سے گزر کر مسٹر پانڈے تک پہنچنا پڑنا تھا، اور اس میں بھی کامیابی کی امید 5% سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر اس شخص کی بیٹی نہ ہوتی تو لامحالہ مجھے یہی طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کرنا پڑتا، یعنی میں ایک ہندو جین بھگت کے روپ میں جی ڈی پانڈے تک رسائی حاصل کرتا، پھر اس پر اپنا اثر جماتا، پھر اس کا اعتماد حاصل کرتا، جو بگلے کے سر پر موم رکھ کر اس کو پکڑنے والی ترکیب تھی۔ اب جبکہ اس کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی موجود تھی تو میں یہ راستہ شارٹ کٹ سے بڑی آسانی سے طے کر سکتا تھا، اور پہلے ہی اٹیک میں را کے خفیہ شعبے کی فائلوں تک پہنچ جاتا۔ مگر کریم بھائی نے ٹھیک کہا تھا کہ مینا کشی کمپیوٹر سائنس کے ماڈرن زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کے روشن اور ترقی پسند دماغ کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جین دھرم کی باتیں ایک کارگر رول ادا ضرور کر سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی شعبدہ دکھانے کی بھی اشد ضرورت تھی۔ سوال یہ تھا کہ میں شعبدہ کیسے دکھا سکتا تھا۔ ان خیالوں میں گمسم میں دیر تک کوارٹر کے بند کمرے میں بیٹھا رہا۔ نیند بالکل غائب تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا۔ کشمیر میں کشمیری حریت پرست بے سر و سامانی کے عالم میں تربیت یافتہ فوجوں کا بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ بھارتی فوج کے پاس بے پناہ اسلحہ اور جنگی ساز و سامان تھا، ان کی نفری بھی زیادہ تھی، جبکہ کشمیری حریت پرستوں کے پاس وہی بندوقیں اور اسلحہ تھا جو وہ بھارتی فوجیوں سے چھین کر لے جاتے تھے۔ ان کی نفری بھی کم تھی، وہ صرف اپنے جذبے اور اللہ اور رسول کے نام پر آزادی اور اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے اور شہید ہو رہے تھے۔ مجھے جتنی جلدی ہو سکے بھارتی فوجی ہائی کمان کی خفیہ سکیموں کی رپورٹیں حاصل کر کے انڈین فوجی یونٹوں کی نقل و حرکت پر کاری ضرب لگانی تھی۔ ان کی ہر نئی فوجی حکمت عملی کو تباہ کرنا تھا اور ان پر یہ لرزات دینے والی حقیقت کا انکشاف کرنا تھا کہ کشمیری حریت پرست دشمن کے گھر تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے صرف جہاد کشمیر کی تحریک کو زبردست تقویت ہی نہیں ملتی تھی، بلکہ کشمیر کے محاذ پر کشمیریوں پر ظلم و ستم توڑنے والی بھارتی فوجی یونٹوں کا مورال بھی ختم ہو جاتا تھا۔ میرے پاس کریم بھائی سگریٹ کا ایک پیکٹ اور ماچس چھوڑ گیا تھا۔ یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں کبھی کبھی سگریٹ پی لیا کرتا تھا۔ کریم بھائی مصلحتاً سگریٹ چھوڑ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مجھے ایک ایسا سگریٹ کیس دیا ہوا تھا جس کے ساتھ ہی لائٹر لگا ہوا تھا۔ اسی لائٹر کے اندر بہت ہی چھوٹے سائز کا بڑا طاقتور ٹرانسمیٹر فٹ تھا۔ اس ٹرانسمیٹر کے ذریعے میں بھارت کے اندر رہ کر کشمیر سے لے کر نیچے راس کماری تک اپنے ساتھی کے ریسیونگ سیٹ پر سیکرٹ پیغام کے سگنل بھیج سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں سگریٹ پیتا ہوں۔ یہ طاقتور ٹرانسمیٹر والا سگریٹ لائٹر کریم بھائی نے میرے ایسپرو ٹیبلٹ بم کی 15 ٹکیوں کے ساتھ ہی اسی کوارٹر کے تہہ خانے کی الماری میں رکھ دیا تھا، جہاں وائرلیس سیٹ، مائکرو فلم ڈیولپمنٹ کا دوسرا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ سگریٹ لائٹر اور ایسپرو ٹیبلٹ بم کی ٹکیاں آگے چل کر دشمن کو موقع بے موقع ختم کرنے میں میرے کام آنے والی تھیں۔ ایسپرو ٹیبلٹ بم کے بارے میں اپنے قارئین کو ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کے بم تھے۔ میری کمانڈو ٹریننگ کے دوران یہ بم اور ان کو تیار کرنے کا نسخہ مجھے میرے دلی کے مجاہد کمانڈو انسٹرکٹر گل خان نے دیا تھا۔ دیکھنے میں یہ سر درد دور کرنے کی اسپرو کی ٹکیاں لگتی تھی، مگر یہ انتہائی دھماکہ خیز بم تھے۔ مجاہد کمانڈو انسٹرکٹر اور ہائی ایکسپلوزیو کے ماہر گل خان نے ہر ٹکیا کے اندر خاص کیمیکلز کا مرکب تیار کر کے ڈال رکھا تھا۔
जब इस टिकिए को स्प्रो की गोली समझकर कोई पानी के साथ निगल लेता था तो 3 और 4 मिनट के अंदर अंदर मैदे में जाकर स्प्रो की गोली के साथ उसके अंदर छुपा हुआ केमियाई मुरक्कब भी हल हो जाता और फिर मैदे के तेजाब से हल होकर वो केमियाई मुरक्कब एक धमाके के साथ फट जाता था और साथ ही दुश्मन के जिस्म के पुर्जे उड़ जाते थे। उसका तजर्बा गुल खान ने दिल्ली शहर से बाहर एक कुत्ते पर किया था। उसने मेरे सामने एक आवारा कुत्ते को पकड़कर दरख्त के साथ बांधा, उसके मुंह में जबरदस्ती स्प्रो टैबलेट बम की गोली डाल दी। हमने घड़ी की सुइयों को तकने लगे। गुल खान मुझे साथ लेकर कुत्ते से कोई 15-20 कदम के फासले पर एक दरख्त की ओट में हो गया था। 4.5 मिनट के बाद कुत्ता जो जोर जोर से भौंक रहा था सर डालकर बैठ गया। उसका जिस्म इंठने लगा और फिर एक धमाका हुआ और दूसरे लम्हे कुत्ते के जिस्म के पुर्जे इधर उधर बिखरे पड़े थे। गुल खान ने कहा था कि ये कमांडो जासूसी की दुनिया में मेरी एक बिल्कुल नई इजाद है। वो हंस कर बोला था, अगर मैं जर्मनी में होता तो हिटलर का गेस्टायो का महकमा मुझे सर आंखों पर उठा लेता, लेकिन मुझे खुशी है कि ये बम इस्लाम के दुश्मनों, पाकिस्तान और कश्मीरियों के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। मेरी एक्सप्लोजिव की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान गुल खान ने मुझे इस स्प्रो टैबलेट बम का पूरा फार्मूला समझा भी दिया था और लिखकर भी दे दिया था। ये फार्मूला एक कागज पर कोड अल्फाज में लिखा हुआ था, यानी कागज पर दालचीनी, बादाम, काली मिर्च और सौंफ की मिकदार लिखी थी। एक नज़र देखने से यही लगता था कि ये बड़ी आला किस्म की बिरयानी तैयार करने का नुस्खा है, मगर इन अल्फाज को डीकोड करने से इन केमिकल्स की सही मिकदार और उनके इम्तिजाज का फार्मूला सामने आ जाता था। ये फार्मूला भी करीम भाई ने ताकतवर ट्रांसमीटर वाले सिगरेट केस के साथ ही तहखाने की अलमारी में संभाल कर रख लिया था। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, तोपों में गोले लोड हो चुके थे, सिर्फ पहले फायर आर्डर की जरूरत थी। फिर मेरी और इंडियन फौजी हाई कमांड की सीक्रेट जंग शुरू हो जानी थी। इंतजार सिर्फ इस बात का था कि पहला गोला किस महाज से फायर किया जाए। उसके लिए हमने GD पांडे की बेटी मीनाकशी वाला महाज चुना था, मगर यहाँ जरूरत इस बात की थी कि पहला गोला ही सही टारगेट पर जाकर लगे। अगर निशाना खता चला गया तो इस बात का खदशा था कि हमें शदीद नुकसान उठाना पड़े। मैं यही सोचता हुआ उठा और कमरे में टहलने लगा। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती ही जल रही थी। मैंने खिड़की खोल दी। बाहर रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर एक जानिब दरख्तों के पीछे चांद तलू हो चुका था, जिसकी फीकी फीकी जर्द चांदनी रात के अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जिस जगह पर करीम भाई के ये गोदाम नुमा क्वार्टर था, वहां से कुछ फासले पर रेलवे लाइन गुजरती थी। मुझे दूर से रेल के इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। रेलगाड़ी के गुजरने की आवाज कुछ देर तक आती रही, फिर गायब हो गई। खिड़की में से ठंडी हवा आ रही थी। मैं कमरे से निकलकर बाहर दरख्तों के नीचे आकर एक जगह बैठ गया। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मीनाकशी को अपने कब्जे में करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे चारों तरफ गहरी खामोशी तारी थी। रेलगाड़ी के गुजर जाने के बाद ये खामोशी ज्यादा गहरी हो गई थी। बहुत दूर अहमदाबाद के किसी कारखाने की रोशनियां सितारों की तरह झलमिलाती नजर आ रही थीं। रात के पिछले पैर का जर्द और उदास चांद जैसे दरख्तों के पीछे आकर रुक गया था। सिगरेट मेरे हाथ में जल रहा था। ये सिगरेट मैंने करीम भाई की दी हुई डबिया में से कमरे से बाहर आते हुए सुलगा लिया था। मैंने सिगरेट का हल्का कश लगाया और उसे जमीन पर मसलकर बुझा दिया। अचानक मुझे पायल की हल्की सी झनकार सुनाई दी। मैं इस झनकार को पहचानता था। ये हवाई मखलूक चंद्रिका के पायल की झनकार थी। झनकार की आवाज मेरे करीब से होकर गुजर गई। मुझे चंद्रिका नजर नहीं आ रही थी। मैंने दिल में बेजारी के साथ कहा कि ये कमबख्त मुझे तंग करने फिर आ गई है। मेरा तो ख्याल था कि ये बैकनीर की नंदी कुंड वाली मड़ियों में ही रह गई होगी, मगर ये मेरा पीछा करती अहमदाबाद भी पहुंच गई थी। मैं चुपचाप बैठा चंद्रिका के जाहिर होने का इंतजार करने लगा। मुझे यकीन था कि अगर वो आई है तो मेरे सामने जाहिर जरूर होगी, और ऐसा ही हुआ। चंद लम्हों के बाद पायल की झनकार दूर से सुनाई दी। फिर ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी, जैसे कोई गैबी औरत पाँव में पायल बांधे धीरे धीरे चलती मेरी तरफ बढ़ रही हो।
मैं अपनी जगह पर खामोशी से बैठा रहा। झनकार की आवाज मेरे करीब आकर रुक गई। चंद्रिका अभी तक ज़ाहिर नहीं हुई थी। मैं दिल में उस बदरूह को बुरा भला कहने लगा। उसके साथ ही चंद्रिका ज़ाहिर हो गई। वो उसी ज़ाफ़रानी साड़ी में मलबूस थी। माथे पर सोने की जंजीर वाला हीरा चमक रहा था। कानों में भी कीमती पत्थर थे। उसने पहले रोज की तरह हाथ बांध रखे थे। मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे बुरा भला क्यों कहते हो मेरे पति देव? कभी मेरी पायल की झनकार सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, अब तुम मेरी सूरत से भी बेजार हो। मैं चुप बैठा रहा। चंद्रिका ने एक सर्द आह भरी और बोली, आह मेरे प्रेतम, उसकी वजह सिर्फ ये है कि तुमने इस बार एक मुसलमान के घर में जन्म लिया है। अगर किसी हिंदू के घर में जन्म लेते तो तुम्हें मेरे साथ गुजारे हुए पिछले जन्म के सारे वाकयात, सारी मोहब्बत भरी बातें याद होती। आह भगवान ने मुझे मेरे किसी महापाप की सजा दी है कि तुम्हें किसी मुसलमान के घर में जन्म देकर पिछले जन्म की सारी बातें भुला दी। मुझे इस बदरू पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, चंद्रिका तुम एक बदरू हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जहां से आई हो वहीं चली जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ और मुसलमान हूँ, बुत परस्त नहीं हूँ, बुत शिकन हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम जाओ तो फिर कभी मुझे अपनी शक्ल न दिखाओ। चंद्रिका ने उसी तरह हाथ बांध रखे थे। चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई थी। चांद उसके पीछे खामोश एक जगह रुका हुआ था। उसने आप भर कर कहा, मेरे पति देव, तुम हर जन्म में मेरे खामद रहे हो, मेरे पति देव रहे हो। पिछले जन्म में मैं राजस्थान के राजा के दरबार की नर्तकी थी और तुम दरबार के नर्तकार थे। हम दोनों की राजा ने खुद शादी कराई थी। इस रोज महल को चिरागों से सजाया गया था। फिर ऊनी होकर रही तुम बीमार पड़ गए और यमदूत ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुम्हारी मौत के एक महीना बाद मैं भी जिंदा न रही। नंदीकुंड में जहां मैं पहली बार तुम्हें मिली थी, पत्थर की छतरी वाली मेरी मढ़ी मौजूद है। वहां मेरे पांव के निशान भी हैं। तुम्हारी मढ़ी भी मेरे साथ ही बनाई गई थी। मेरे प्रेतम, मुझे पहचानो, अपनी चंद्रिका को पहचानो। मैंने तंग आकर उसे डांटते हुए कहा, दफा हो जा यहाँ से और फिर अपनी शक्ल मुझे कभी न दिखाना, नहीं तो मैं ऐसा अमल पढ़कर फूंकूंगा कि तुम जलकर भस्म हो जाओगी। हवाई मखलूक, या आप यूं कह लें कि चंद्रिका की बदरू ने अपना सर झुका दिया और आंसुओं भरी आवाज में बोली, मेरे कंवर जी, मेरी किस्मत में इस जन्म में तुम्हारी जुदाई लिख दी गई है। मुझे अगले जन्म का इंतजार है, जब तुम भगवान की कृपा से किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे। जब तुम भगवान की कृपा से किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे, फिर तुम्हें मेरे साथ गुजारे हुए पिछले जन्मों के सारे ज़माने याद आ जाएंगे। फिर हम दोनों हाथ में हाथ डालकर अपने मांस जन्म का सारा रास्ता तय करेंगे। मैंने उठते हुए कहा, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। चंद्रिका ने आजिज़ी से कहा, कंवर जी, मुझे इस तरह डांट कर मेरा दिल ना तोड़ो। तुमने तो हमेशा मुझसे प्रेम भरे शब्दों में पुकारा है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मोहब्बत मुझे तुम्हारे पीछे लिए लिए फिरती है। फिर भी मैं अपने आप को तुम्हारे सामने नहीं लाती, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मुझे नहीं पहचानते और मुझे पसंद नहीं करते हो। जब तुमने बीकानेर के होटल में एक आदमी को कत्ल किया था तो मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद थी, मगर मैं सिर्फ इस ख्याल से तुम्हारे सामने नहीं आई कि तुम मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अगर उस वक्त तुम मेरे कमरे में मौजूद थी जब पुलिस वाले ने मेरी तरफ पिस्तौल तान रखा था, तो तुमने खुद उसे ख़त्म क्यों नहीं किया? अगर वो मुझे गोली मार देता और मैं मर जाता तो तुम तो खुश होती कि चलो मरने के बाद तुम मेरी रूह से मुलाकात कर सकोगी।
चंद्रिका ने कहा, नहीं मेरे कंवर जी, ऐसी बात नहीं थी। मुझे तुम्हारे दुश्मन के दिल का हाल मालूम था। उसके हाथ में पिस्तौल जरूर था, मगर उसका इरादा तुम्हें कत्ल करने का नहीं था। उसके दिल का हाल मुझ पर खुला था। वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी टांग पर गोली चलाकर तुम्हें जख्मी करना चाहता था। उसका भी उसने इरादा नहीं किया था। अगर वो इस किस्म का कोई इरादा करता तो मैं तो उसके पास ही खड़ी थी। मैं उसकी गर्दन को एक उंगली से छूकर उसे हमेशा की नींद सुला सकती थी। मैंने कहा, मगर तुम्हारा तो कोई जिस्म ही नहीं है। याद है मैंने नंदी कुंड की मड़ियों में रात के वक्त तुम्हारी कलाई पकड़नी चाहिए थी, मगर तुम्हारी कलाई मेरे हाथ में नहीं आई थी। तुम तो हवा की लहर की तरह हो, तुम्हारे जिस्म का कोई मादी वजूद नहीं है। फिर तुम मेरे दुश्मन की गर्दन को कैसे छू सकती थी? तुम झूठ बोल रही हो, चंद्रिका ने गहरी आवाज में कहा। मेरे कंवर, तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो कि तुम मुसलमान घराने में पैदा हुए हो। तुम वेदों और प्रातों का सारा इल्म भूल चुके हो। मेरा कोई मादी वजूद नहीं है, मगर मेरा जिस्म मादे की तवानाई से बना हुआ है। ये तवानाई मेरे महबूब के लिए शबनम की तरह ठंडी है, मगर मेरे और मेरे महबूब के दुश्मन के लिए कड़कती हुई बिजली है, जो उसे एक आन में जलाकर भस्म कर सकती है। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह लहरा सा गया। मुझे ख्याल आया कि ये औरत मेरे मिशन में मेरी बहुत मदद कर सकती है। उसकी खुफिया ताकत से मैं बड़ा काम ले सकता हूँ। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि चंद्रिका ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे कंवर, मेरे पति देव, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे मालूम है। मैं तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए ख्यालों, इरादों को पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तुम भारत में एक खास मकसद लेकर आए हो। मैं उस मकसद के हासिल करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें जान से मार डालने का इरादा लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ेगा तो मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगी। इसलिए कि अगर तुम किसी के हाथों कत्ल होकर मर गए तो ये मौत गैर तबई मौत होगी। फिर मुझे 1,00,000 साल तक तुम्हारे किसी इंसानी रूप में जन्म लेने का इंतजार करना होगा। इसलिए मैं हर कदम पर तुम्हें गैर कुदरती मौत से बचाऊंगी, लेकिन तुम्हारे कहने पर अपने मुल्क भारतवर्ष के किसी हिंदू वासी को कत्ल नहीं करूंगी। मैं भारतवर्ष में हिंदू औरत के रूप में पैदा हुई थी और इसी भारतवर्ष की भूमि में मेरी खाक मिल गई है। मैंने अगर अपनी जन्म भूमि से गद्दारी करते हुए तुम्हारी मदद की तो मेरा अगला जन्म 1 करोड़ साल के लिए कुतिया के रूप में जाहिर होगा, जो मैं कैसे कबूल कर सकती हूँ। इस बदरू चंद्रिका की बातों से साफ ज़ाहिर हो गया था कि वो मेरे अज़ाइम से वाकिफ है और उसे मेरे दिल का सारा हाल मालूम है कि मैं क्या मकसद लेकर इंडिया में दाखिल हुआ हूँ। मगर चूंकि वो मुझे अपना खामद समझ बैठी थी और मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस औरत को धुतकारना नहीं चाहिए। वो कम वक्त मेरे ये ख्यालात जान गई। कहने लगी, मेरे पति देव, मेरे कंवर जी, अगर तुम मुझे धुतकार भी दोगे तो मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। मुझे तो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत करनी होगी ताकि तुम कुदरती मौत मरने के बाद दोबारा मेरे साथ आकर मिल जाओ। मैंने सोचा कि इस औरत के साथ बगैर मुनाफकत के पूरी सच्चाई के साथ बात करनी चाहिए। मैंने कहा, अगर तुम मेरे दिल के खुफिया इरादों से वाकिफ हो ही गई हो
اور اگر تمہیں معلوم ہو ہی چکا ہے کہ میں کیا سکیم دل میں لے کر انڈیا میں آیا ہوں، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم اپنے ہندو بھائیوں اور میرے دشمنوں کو میرے ارادوں سے خبر نہیں کرو گی؟ تم تو اسی شہر میں مجھے کسی بھی لمحے پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا سکتی ہو۔ چندریکا نے کہا، اگر پچھلے جنم میں تم میرے خاوند نہ رہ چکے ہوتے تو میں اب تک تمہیں گرفتار کروا چکی ہوتی، بلکہ اس وقت جب بیکانیر کے ہوٹل میں پولیس افسر نے تمہاری طرف پستول تان رکھا تھا تو میں اس کی دل میں خیال ڈال دیتی کہ اسے ہلاک کر دو، اور وہ تمہیں اسی وقت گولی چلا کر مار ڈالتا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں ایسا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتی۔ ہندو عورت کا پتی جس کو تم مسلمان خاوند کہتے ہو اس کے لیے بھگوان کا روپ ہوتا ہے۔ بھگوان کا روپ ہوتا ہے، مجھ پر تو تمہاری حفاظت کی ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ اگر تم مسلمانوں کے ملک پاکستان سے نکل کر بیکانیر کی مڑیوں میں نہ آتے تو میری تم سے شاید اس جنم میں کبھی ملاقات نہ ہوتی، لیکن یہ شدنی تھی، اسے ہو کر ہی رہنا تھا۔ میری قسمت تمہیں پاکستان سے یہاں کھینچ کر میرے پاس لے آئی، لیکن بھگوان نے مجھے میرے برے کرموں کی یہ سزا دی کہ تم مسلمان کی حیثیت سے میرے پاس آئے ہو۔ مجھے اس جنم کا پاپ کاٹنا پڑے گا اور اگلے جنم کے لیے تمہاری حفاظت کرنی پڑے گی، وہ بھی اس لیے کہ تم غیر قدرتی موت نہ مارے جاؤ، بوڑھے ہو کر قدرتی موت مرو تاکہ مرنے کے بعد ہندو مذہب کے مطابق جوان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہوا کہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں را کے احمد آباد والے ہیڈ کوارٹر کے چیف تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کی اکلوتی بیٹی میناکشی کو اپنا متی اور اپنی مریدنی بنانے کی فکر میں ہوں۔ چندریکا ابھی تک میرے سامنے اسی طرح کھڑی تھی۔ چاند درختوں کے کافی اوپر آ کر آہستہ آہستہ نیچے جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ میں درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چندریکا نے اس کے جواب میں کہا، مجھے تمہارے دل کا سارا حال معلوم ہے، تمہارے سارے ارادوں کا پتہ ہے۔ میں نے صاف صاف لفظوں میں اس سے کہا، تو پھر میناکشی کو میری مریدنی بنانے میں میری مدد کرو۔ چندریکا نے سر آپ بھری اور کہا، تم جو مقصد لے کر بھارت ورش میں آئے ہو وہ تم جانو اور تمہارا کام، مجھے اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، میں اس میں دخل دینا بھی نہیں چاہتی۔ تمہاری جان کی حفاظت کی ضرور ذمہ دار ہوں، اور وہ ذمہ داری میں اس وقت تک نبھاتی رہوں گی جب تک تم بھارت کے ملک میں ہو۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ میں نے بھی اس کی بات نہ ٹالی۔ ایک پل خاموش رہنے کے بعد چندریکا نے کہا، ہاں، ایک بات میں تمہاری خاطر اپنے پتی دیو کی خاطر ضرور کر سکتی ہوں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ جلدی بتاؤ۔ چندریکا بولی، اگر تم اپنی کلائی پر بندھے ہوئے منگل سوتر پر ہاتھ رکھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے صرف ایک بار یہ کہہ دو کہ چندریکا تم میری پتنی ہو، میں تمہارا پتی ہوں، اس جنم میں ہم جدا ہو گئے ہیں، اگلے جنم میں ہم پھر مل جائیں گے، تو میں تمہیں گوگل داس پانڈے کی اکلوتی بیٹی میناکشی کے بارے میں ایسی راز کی باتیں بتاؤں گی کہ جب تم ان کا ذکر اس کے آگے کرو گے تو وہ تمہاری دیوانی ہو جائے گی، تمہاری مریدنی ہو جائے گی، پھر تم اسے جو کہو گے وہ وہی کرے گی۔ پہلے میں نے سوچا کہ مجھے اس قسم کے جملے ادا نہیں کرنے چاہیے، کیا معلوم ان میں کوئی خاص طلسمی منتر ہو اور اس کا مجھ پر اثر ہو جائے اور مجھے بہت گناہ ہو۔ پھر خیال آیا کہ اس قسم کی باتوں سے کیا ہوتا ہے، یہ سب ہندوؤں کے بت پرستوں والے توہمات ہیں،
मुसलमान तो बुत शिकन है, बुत परस्त नहीं है। और फिर महज ये 2-3 जुमले अदा करने से मेरे सीक्रेट मिशन की कामयाबी के अमकानात रोशन हो जाएंगे। मैंने चंद्रिका से कहा, ठीक है, मैं ये जुमले दोहराने को तैयार हूँ। फीकी चांदनी में मैंने पहली बार चंद्रिका के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी जैसे उसके दिल की कली खिल उठी हो। उसने बेख्तियार होकर कहा, मेरे पति देव, अब ज्यादा देर मुझे ना तड़पाओ। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो अपनी मीठी आवाज में बोलकर मेरे जन्म जन्म के प्यासे कानों में अमृत रस घोल दो। मेरा क्या जाता था। मैंने उसी वक्त अपना हाथ बाएं कलाई पर बंधे हुए मंगलसूत्र पर रखा और चंद्रिका के चेहरे की तरफ तकते हुए जरा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चंद्रिका, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति देव हूँ। इस जन्म में हम जुदा हो गए हैं, अगले जन्म में हम फिर आन मिलेंगे। चंद्रिका तो खुशी से झूम गई, कहने लगी, मैं जानती हूँ तुमने दिल से ये बात नहीं कही। मुझसे अपना मतलब निकालना है, लेकिन अपना मतलब निकालने के लिए भी तुमने मुझे अपने होंठों से अमृत रस पिलाया है। मैं तुम्हारी धनवादी हूँ, इसलिए कि खामद अगर झूठ मूठ भी अपनी बीवी की तारीफ करे तो बीवी को खुशी जरूर होती है। मैं भी तुमसे खुश हो गई हूँ। मैंने कहा, तो फिर अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे मीनाकशी के मुतालिक वो राज की बातें बताओ जो सिवाय मीनाकशी के दूसरा कोई नहीं जानता। चंद्रिका कहने लगी, पहली राज की बात तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मीनाकशी हर रोज सुबह नहाने के बाद नया रंगदार जांघिया पहनती है। जिस रोज तुम उसे मिलोगे उसने सुर्ख रंग का जांघिया पहना होगा। दूसरी राज की बात यह है कि उसकी नाफ के नीचे पिछले 1 हफ्ते से अचानक एक फोड़े या फिंसी का उभार सा पैदा हो गया हुआ है, जिसके बारे में उसने शर्म के मारे अभी तक अपनी खास लेडी डॉक्टर को भी कुछ नहीं बताया और वो अभी किसी को इसके बारे में कुछ बताएगी भी नहीं। तीसरी राज की बात यह है कि मीनाकशी ने अपनी एक खुफिया डायरी बना रखी है जिसका नाम उसने प्रेम ग्रंथ रखा हुआ है। अपनी उस खुफिया डायरी में वो अपनी दिल की बातें साफ साफ लिख देती है। उस डायरी में उसने अपने एक चाहने वाले चंद्रकांत के बारे में आज सुबह ही लिखा था कि ये शख्स मुझे लंका का रवां लगता है, मुझे उससे नफरत है, मगर मैं उसके साथ प्रेम का ड्रामा रचाकर उसे बेवकूफ बना रही हूँ। चौथी खास बात यह है कि जिस रोज तुम मीनाकशी से मिलने जाओगे उससे 1 रात पहले मैं उसके ख्वाब में देवी दरगाह माता के रूप में आऊंगी और उसे कहूंगी कि मीनाकशी अगले जन्म में तेरा जन्म लोमड़ी के रूप में होगा। बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। ये इशारे बताओगे तो मीनाकशी तुम्हारी गर्विदा हो जाएगी। आगे उससे काम लेना तुम्हारा काम है। मेरे लिए इतने इशारे ही काफी थे। चंद्रिका ने रा के चीफ जीडी पांडे तक पहुंचने बल्कि उसका एतमाद हासिल करने के वास्ते मेरा रास्ता आसान कर दिया था और मेरी कामयाबी का पहला दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने चंद्रिका का शुक्रिया अदा किया तो वो बोली, इसके इव्ज़ मैं तुमसे सिवाय इसके और कुछ नहीं चाहूँगी कि हमेशा मुझे अपनी पत्नी यानी बीवी समझना, और अगर कभी मैं तुमसे किसी ख्वाहिश का इज़हार करूं तो इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मुझसे तुमने जो जो फ़ायदे हासिल किए होंगे वो नुकसान में बदल जाएंगे। मेरी कुछ समझ में ना आया कि मेरे नुकसान से उसकी क्या मुराद है, मगर उस वक्त मुझे इन छोटी छोटी बातों पर गौर करने की न ज़रूरत थी और न मैं गौर करना ही चाहता था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं चंद्रिका, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पत्नी यानी बीवी ही समझूंगा। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ।
तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं भी हमेशा तुम्हारी ख्वाहिश का ख्याल रखूंगा। मैंने सोचा आखिर इस हवाई मखलूक को जिसका कोई वजूद ही नहीं है अपनी बीवी कह देने और समझ लेने में क्या हर्ज है। इतनी देर में आसमान पर सुबह का हल्का हल्का नूर फैलने लगा। वहां खड़े काफी देर से हम बातें कर रहे थे। चांद को गरूब हुए भी काफी देर हो गई थी। मैंने कहा, अच्छा चंद्रिका, अब मैं जाता हूँ। चंद्रिका 2-3 कदम चलकर मेरे करीब आ गई। वो हल्की हल्की खुशबू जो पहले मुझे उसके जिस्म से दूर से आ रही थी अब करीब से आने लगी। ये कदीम मंदिरों में लगने वाले लोबान की खुशबू थी जो मेरे आसाब को बोझल कर रही थी। वो मेरे इतना करीब आ गई कि मुझे उसके सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जज्बाती लहजे में कहा, स्वामी, मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लो। मैंने सोचा कि ये तो हवाई जिस्म वाली है, इसका कोई मादी जिस्म नहीं है, चलो उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं अपनी जगह पर ठठक कर रह गया। मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। चंद्रिका जिस्म मौजूद था। उसके हाथों में उसके बदन की गर्मी और खून की हरारत दौड़ रही थी। मेरे खुदा, क्या ये औरत जिंदा हो गई है? मैं ये सोच ही रहा था कि चंद्रिका ने उसी तरह सांस लिया जैसे वो लज़्ज़त व सरूर के इंतहाई मकाम पर पहुंच चुकी हो। उसके होंठों से नीमत होशी के आलम में ये अल्फाज निकले, आह मेरे पति देव, 1000 बरस के बाद तुम्हारे जिस्म की लज़्ज़त नसीब हुई है। मैंने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींचना चाहा तो चंद्रिका मेरे साथ लग गई। उसकी जाफरानी साड़ी में से खुशबुओं की लपटें आ उठ रही थीं। उसका जिस्म तप रहा था जैसे उसे बुखार हो गया हो। उसके बदन की हरारत मेरे बदन में दाखिल हो रही थी और मुझे अपना जिस्म गर्म होकर अंगारा बनता महसूस होने लगा था। मैंने एक झटके से अपना आप चंद्रिका से अलग कर दिया। वो बाजू खोले मेरे सामने खड़ी हसरत व यास से मुझे तक रही थी। सर्द आ भर कर बोली, मेरे पति देव, बहुत जल्द हम दोनों का मिलाप होगा, अब मैं जाती हूँ। और वो दोनों हाथों से मुझे प्रणाम करके वापस मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलती दरख्तों के नीचे रात के पिछले पैर के अंधेरे में गायब हो गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।